बच्चों जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वो था आपका केमिकल काइनेटिक्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो तरह की चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर होने वाले हीट चेंज को कैलकुलेट करते हैं तो इस डिटेल को पढ़ा जाता है आपका किस में, थर्मोडायनेमिक्स में। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट का चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है A प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है बच्चों जिसमें A रिएक्ट कर रहा है B के साथ और आपका बना रहा है C और D, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट का चेंज होता है इसे पढ़ा जाता है किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होगी या किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कितना होगा, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन कितनी तेजी से चलेगी, इस बात को बच्चों पढ़ा जाता है किसमें, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। किसमें, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था बच्चों रेट। रेट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कुछ चेंज हो रहा होता है उसको टाइम के साथ डिवाइड किया जाता है। रेट या स्पीड कैसे निकालते हैं, रेट या स्पीड निकालने के लिए जो भी चीज़ चेंज हो रही होती है उसे टाइम के साथ डिवाइड करते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल जब ये मूव करेगा तो इसका क्या चेंज होगा, जब ये मूव करेगा बच्चों तो देखो इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो जो पोजीशन चेंज हो रही है उसको टाइम से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। उसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या चेंज होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका होता है कंसंट्रेशन चेंज होता है। अब जो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, जब आप उसे टाइम से डिवाइड कर दोगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा रेट। तो रेट होता है प्लस माइनस dc अपॉन dt, जहां पे प्लस साइन ये बताता है कि जो प्रोडक्ट है जैसे जैसे समय बीतेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जहां पे प्लस साइन बच्चों ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और माइनस साइन ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। इसके बाद एक केमिकल रिएक्शन आपको लिखवाया था कि M1A M2B से बन रहा है N1C और N2D। तो इसमें हमने रेट लिखा था, तो आपको याद होगा, तो रेट था, रेट क्योंकि एक खास चीज होती है, आपको बताया गया था कि रेट खास चीज होती है, तो खास चीज होती है तो उसके अंदर कोई खास एलिमेंट को ऐड किया जाएगा। तो रेट के अंदर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी डिवाइड किया जाता है। रेट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो उसके अंदर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी डिवाइड किया जाता है। तो जब केमिकल रिएक्शन जो आपको लिखवाई गई थी, M1A रिएक्ट कर रहा है M2B के साथ और बना रहा है N1C और N2D, इसके अंदर रेट का फॉर्मूला था बच्चों, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A अपॉन में इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B अपॉन में इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C अपॉन में इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D अपॉन में इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
इसके बाद बात आती है कि जैसे हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को निकालना है, तो रेट को निकालने के लिए अलग अलग बातें कही गई। ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को निकालने के लिए अलग अलग बातें कही गई, जिसमें से एक बात है बच्चों रेट लॉ। तो रेट लॉ बेसिकली क्या होता है, ये रेट बताता है। क्या बताता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बताता है इन दी टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बताता है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, M1A M2B के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, M1A M2B के साथ रिएक्ट कर रहा है और कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट लॉ इस केमिकल रिएक्शन की रेट को बताता है इन दी टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलती है। ए की पावर क्या होगी, ये हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगी। बी की जो पावर y दी गई है, ये y क्या होगा, ये हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है। जो एक्स वाई होता है बच्चों, वो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो एक्स वाई होता है, जो रिएक्टेंट की पावर होती है, वो बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है उस रिएक्टेंट के स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उस रिएक्टेंट के स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, यानी जो एक्स है वो हो सकता है m1 के बराबर हो या हो सकता है ना हो। जो y है वो हो सकता है m2 के बराबर हो सकता है ना हो। अब बात आती है k की, तो k आपको बताया गया था कि k होता है रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। k की यूनिट के ऊपर सवाल पूछा जाता है। k की यूनिट होती है मोल, k की यूनिट होती है मोल लीटर सेकेंड। यहाँ -1 लगा दो, यहाँ 1 माइनस n, n माइनस। जो n होगा अंदर की तरफ होगा, बताया गया था, रिवाइज करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद n होता है तुम्हारा n होता है बच्चों x प्लस y, यानी रिएक्टेंट की जो पावर दी गई है उसका सम कर दो कि तुम्हारे पास n आ जाएगा। n को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, और y को कहते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में लिखा मिले एलिमेंट्री रिएक्शन, तो तुम सीधा R लिखोगे कि R बराबर होगा K, A की पावर सीधा M1, B की पावर सीधा M2, यानी जो x y होगा वो जो स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया होता है ना A का, सीधा लिख देते हैं। मान लो वही केमिकल रिएक्शन है M1A M2B, इससे बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक, M1A M2B रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैंने कहा ये जो केमिकल रिएक्शन दी गई है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, मतलब रेट लिख के दिखाओ। तो तुम सीधा लिखोगे कि R = K, A की पावर M1 और B की पावर M2। ठीक, डायरेक्ट। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बच्चों।
तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनके जो सिंगल स्टेप में नहीं कंप्लीट होती हैं, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है बच्चों जो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जो सिंगल स्टेप में नहीं कंप्लीट होती हैं, मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती है। मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी होता है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं उसी को कहा जाता है मॉलिक्यूलैरिटी। मान लो 3A 2B के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 3A 2B के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, यानी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 5। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर भी अगर तुम किसी एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी को निकालना चाहोगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? ऐसे, जैसे बताया गया। इसके बाद आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर ऑर्डर तो 1 होता है लेकिन इनकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 से ज़्यादा होती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर ऑर्डर तो 1 होता है लेकिन इनकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 से ज़्यादा होती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर ऑर्डर तो 1 होता है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी 1 से ज़्यादा होती है। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 2 ही एग्जाम्पल हैं जो सवाल में आता है और जो आपको याद रखना है। एक है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, और दूसरा होता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर।
इसके बाद आपको बताया गया था बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनका ऑर्डर जीरो होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है प्यारे बच्चों वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, वन होती है। तो तुम यहां ये लिखो तो तुम यहाँ पे ये लिखो या इसे हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है। इसके बाद किसी टी टाइम पे कितना रिएक्टेंट बचा है ये पूछता है। तो किसी टी टाइम पे कितना रिएक्टेंट रिमेनिंग है, कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, इसका फॉर्मूला है बच्चों AT = A0 - KT। AT = A0 - KT। और टी हाफ का यानी हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ होती है वो टाइम जिसपे इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटकर आधा हो जाए। वो टाइम जिस पे इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटकर आधा हो जाए उसे कहा जाता है हाफ लाइफ। तो टी हाफ होता है A/2K, टी हाफ होता है A/2K, टी हाफ होता है A/2K। ठीक, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बस यही तीन बात याद रखनी थी कि R बराबर होता है K A⁻0, AT बराबर A0 - KT और टी हाफ होता है A/2K। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है, जो टी हाफ होता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑर्डर वन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होती है जिनके अंदर ऑर्डर क्या होता है, वन होता है। यानी n कितना होता है बच्चों, n वन होता है। अब रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो R बराबर K A⁻1। इसके बाद K की एक वैल्यू निकाली थी हमने कि K बराबर होता है 2.303 अपॉन T log A/A-x, जहां पे A आपका था इनिशियल कंसंट्रेशन। A क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या है, ये होता है तुम्हारा रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जहां पे A होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और A-x होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला बच्चों होता है 0.693 अपॉन में K। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है बच्चों वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। इसके अलावा K के बाद एक इसका फॉर्मूला भी याद करने के, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, सीधा इक्वेशन ही पूछ लेता है कि ln AT बराबर ln A0 - KT, ln AT बराबर ln A0 - KT, AT बराबर A0 e⁻ KT, AT बराबर A0 e⁻ KT, और एक ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रूप में पूछता है तो 1 - अल्फा e⁻ KT। आपको ये दोनों तो रटे होने चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन T log A/A-x, और दूसरा फॉर्मूला है T हाफ का
कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में के, 0.693 अपॉन में बच्चों के। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए थी। आपको कहा गया था कि सब रिवाइज करके आना, और खास करके फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के जो ये फॉर्मूले लिखवाए गए हैं ये तो याद होने ही चाहिए। याद करके आए थे? याद करके आए थे बच्चों? चलो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों है जिसमें तुम्हें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। तुम्हें के दिया हुआ है 0.25 पर सेकेंड, 0.25 पर सेकेंड। इसके अलावा रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 1.25 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब तुमसे पूछा क्या है बच्चों, तो तुमसे देखो पूछा है केमिकल रिएक्शन दी हुई है कि दो N2O5 से बन रहा है 4NO2 और O2। दो N2O5 से बन रहा है 4NO2 और O2। अब तुमसे पूछा है कि बताओ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना होगा। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना होगा। तो सबसे पहले देखो सवाल को पढ़ो। सवाल में के दिया हुआ है, आर रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, और एक रिएक्शन दे रखी है, और ये पूछा है ठीक कंसंट्रेशन। तुम्हें ये नहीं बताया है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बच्चों याद रखो के की जो यूनिट होती है इसको देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है। जैसे हो वैसे याद होगा तो के की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, 1 - n-1। क्या यहाँ मोल दिख रहा है? नहीं, मोल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मोल की पावर 0 है। यहाँ पे मोल की पावर कितनी है? 0 है। अब इसकी और इसकी पावर को कंपेयर कर दो तो 1 - n 0 के बराबर है, तो n किसके बराबर है? 1। यानी ये जो डाटा सब दिया हुआ है, ये जो डाटा तुमको दिया गया है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। ठीक, ये तो वैसे याद भी होना चाहिए कि के की यूनिट अगर पर सेकंड है, अगर के की यूनिट पर सेकंड है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अगर के की यूनिट पर सेकंड है तो ये जो डाटा दिया गया है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डाटा दिया गया है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो फॉर्मूले याद करो। तो R = K, A की पावर 1 था पहला। R = K, A क्या था? A था रिएक्टेंट है ये N2O5, इसकी पावर R = K, A की पावर 1। यही था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट लिखने का फॉर्मूला। R दिया हुआ है 1.25 इंटू 10 की पावर -3, K दिया हुआ है 0.25 और ये तुमसे पूछा है। तो N2O5 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -3
अपॉन 0.25, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 25 के टेबल में 125 आता है, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 × 10 की पावर -3, 5 × 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, 5 × 10 की पावर -3। तो बच्चों सवाल तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें के दिया हुआ है 0.25 पर सेकेंड, तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 1.25 × 10 की पावर -3। तुमसे पूछा क्या है, तुमसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूछी है और एक केमिकल रिएक्शन दे दिया गया है। अब सिंपल इसमें पहचानना था कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फिर तुम्हें फॉर्मूले रिमेंबर करने थे कि फर्स्ट ऑर्डर में जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो होता है R = K A की पावर 1, तो R = K A यानी कि रिएक्टेंट, इसकी पावर 1, ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है, इस तरह से हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो बच्चों फॉर्मूले भी रिवाइज करने हैं एक बार और, देखो ब्रीफ में बता रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मान लो ए से बन रहा है कोई प्रोडक्ट, तो सबसे पहला फॉर्मूला था R = K A की पावर 1। इसके बाद फॉर्मूला आया था कि K बराबर होता है 2.303 अपॉन में T log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद फॉर्मूला आप याद रखना T½ का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T½ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में K। इसके बाद बच्चों बात आती है तुम्हारी ln AT = ln A0 माइनस KT। यहीं से दो फॉर्मूले बनते हैं कि AT बराबर होता है A0 e की पावर -KT। इसी को कहा जाता है विल-हेल्मी इक्वेशन, इसी इक्वेशन को कहा जाता है विल-हेल्मी इक्वेशन। और एक और फॉर्मूला बनता है 1 - अल्फा = e की पावर -KT, जहां पे अल्फा है तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जहां पे अल्फा तुम्हारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जो फॉर्मूले यहाँ लिखे गए हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बच्चों, ये फॉर्मूले तुम्हें रट जाने चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली ये वाला K = 2.303 अपॉन T log A/A-x, जहां पे A होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और A-x होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो तुम्हारे पास बचा हुआ है रिएक्टेंट T टाइम के बाद वो होता है A-x। और T½ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन में K, 0.693 अपॉन में बच्चे एक और सवाल देख रहे हैं।
क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है कितना 1.05 मल्टीप्लाइड 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन दी हुई है रिएक्टेंट की 0.35 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन दी गई है रिएक्टेंट की और रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। अब तुमसे पूछा है हाफ लाइफ बताओ, टी हाफ बताओ, और ये बताया गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तुम्हें रेट दिया हुआ है 1.05 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन दी गई है रिएक्टेंट की 0.35 मोल पर लीटर, और तुमसे टी हाफ पूछा है और बता दिया गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है बच्चों 0.693 अपॉन में के, 0.693 अपॉन में के। अब के निकालना पड़ेगा, तो के का फॉर्मूला था 2.303 अपॉन में टी लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स। सवाल में कोई डाटा रह गया है क्या? हाँ ठीक है बच्चों, देखो तो तुमसे हाफ लाइफ पूछा है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में के। अब तुम्हें के निकालना है, तो देखो के निकालने के लिए डाटा देखो तुम्हें क्या क्या दिया गया है। तुम्हें रेट दिया गया है और कंसंट्रेशन दी गई है। तो फर्स्ट ऑर्डर में आर बराबर होता है के ए की पावर 1। अब देखो यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 1.05 इंटू 10⁻³ के तुम्हें दिया हुआ है, निकालना है के तो हमें, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी गई है 0.35। ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 1.05 इंटू 10⁻³ अपॉन में 0.35। पॉइंट से पॉइंट जाएगा बच्चों, और ये 35 दिया हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ के की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन में 3 इंटू 10⁻³ पॉइंट हटाओगे नीचे 3 जीरो आएगा, इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1। इसको इससे काटोगे तो 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3 होता है, तो ये हो जाएगा 231 सेकेंड आंसर।
अब बच्चों इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में जो क्वेश्चन वाला हम लेक्चर लेंगे उसमें कर लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% reaction to be complete in for the first order reaction 20% reaction to be completed in 20 minutes. Then calculate the time for %80 to be completed. कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हो रही है 20 मिनट के अंदर। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों जो 20% कंप्लीट हो रही है 20 मिनट के अंदर, तो बताओ वो रिएक्शन 80% कितनी देर में कंप्लीट होगी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फॉर्मूला था तुम्हारे पास K = 2.303 अपॉन में T log A/A-6। ये फॉर्मूला था K = 2.303 अपॉन में T log A/A-6। ठीक, अब तुमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द टाइम, जो निकालना है उसको इस तरफ रखो, टाइम निकालना है, टाइम इधर रखो, के यहां लिख दो। अब सुनो, 20 मिनट कंप्लीट हो रहा है, 20% रिएक्शन 30 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो टाइम है 20 मिनट। ये आएगा 2.303 अपॉन में के, यहाँ आएगा लॉग, और ये आएगा, देखो अब इनिशियल कंसंट्रेशन को ना ऐसे सवालों में जिसमें 20% कंप्लीट हुआ है, 80% कंप्लीट हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की नहीं दी गई है। ऐसे सवाल जिनमें इस तरह से डाटा दिया जाता है उनके अंदर तुम इनिशियल 100 मान लेना कि शुरुआत में तुम्हारे पास 100 रिएक्टेंट है। कितना कंप्लीट हुआ है रिएक्शन? 20% कंप्लीट हुआ है। तो 20% अगर कंप्लीट हो गया है तो बचा कितना है? 80% बचा है। तो यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी आ जाएगी? 80। ध्यान से सुनो, ऐसे सवालों में जिसमें परसेंटेज दिया होता है कि 20% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, 80% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, ऐसे सवालों में इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 100 मान लेना। अब शुरुआत में 100 है, 20% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, यानी 100 में से 20 तो प्रोडक्ट बन गया है। अब बचा कितना है? यहाँ पे क्या लिखते हैं? रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, यानी टी टाइम पे जो बचा हुआ होता है रिएक्टेंट वो यहाँ लिखा जाता है। तो 20% हो गया कंप्लीट, यानी 20 तो प्रोडक्ट बन गया, बचा कितना? 80। तो यहाँ आ जाएगा 100 अपॉन में 80, 100 अपॉन में 80। अब बच्चों इसे सॉल्व करोगे तुम तो 0 से 0 कटेगा, काट दो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन देखो, तो टाइम तो तुम्हें निकालना है, तो यहाँ टी आएगा, टाइम तो तुम्हें निकालना है तो टी आएगा, यहां आएगा 2.303 अपॉन में के लॉग। अब देखो इनिशियल तो 100 था, कितना कंप्लीट हुआ है? 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, यानी
100 में से 80 प्रोडक्ट में बदल गया है, तो बचा कितना है 20। अब 0 से 0 कटेगा और 2 5 जा 10, तो यहां पे आ जाएगा 0 से 0 कटेगा और 2 5 जा होगा 10, तो यहां आ जाएगा 5। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इन दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर दो, अब डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 20/80। इससे ये चला जाएगा, यहां आएगा log 10/8, तो log 10/8 को मैं लिख सकता हूं log 10 माइनस log 8। log 10/8 को मैं लिख सकता हूं log 10 माइनस log 8। log 10/8 को बच्चों मैं लिख सकता हूं log 10 माइनस log 8, और अपॉन में आ जाएगा log 5। अब log 10 तो 1 होता है और log 8 होता है 0.90। log 10 1 होता है और log 8 होता है 0.90 और log 5 होता है 0.70। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.1 और ये आ जाएगा नीचे 0.7, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, आ जाएगा 1/7। अब t निकालना है, तो देखो ये क्या आ गया है, ये आ गया 20/t इज इक्वल टू 1/7। तो देखो t आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 140 मिनट। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इस तरह का भी सवाल पूछता है, कहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 20% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में, तो बताओ 80% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी। तो बताओ बच्चों 80% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी। इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, उसमें क्या होता है बच्चों, तुम्हारे पास टी हाफ देगा, हाफ लाइफ दे देगा रिएक्शन की, तुम्हें एक और टाइम देगा, कहेगा जैसे तुम्हें टी हाफ दे देगा और कोई टाइम टी दे देगा और पूछेगा कि उस टी टाइम के ऊपर मुझे तुम बताओ कि रिएक्टेंट कितना बचा हुआ होगा। ठीक, ध्यान दोबारा सुनो, तुम्हारे पास देखो क्या क्या देगा, पहले वो सुनो। तुम्हारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देगा, तुम्हें टी हाफ दे देगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे देगा, तुमको टी हाफ दे देगा और तुम्हें दे देगा एक टाइम, एक टी टाइम दे देगा और तुमसे पूछेगा किसी टी टाइम पे मुझे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताओ। किसी टी टाइम पे मुझे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताओ। ये वाली बात तो तुम्हें पता ही है कि एटी होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ए नॉट भी तुम जानते हो, एटी होता है बचा हुआ, कितना बचा हुआ है टी टाइम के बाद रिएक्टेंट, और ए नॉट होता है इनिशियल। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे फॉर्मूला आता है AT इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में 2 की पावर 1। AT इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में 2 की पावर n। किसी भी t टाइम पे जो रिएक्टेंट बचा हुआ होगा उसका फॉर्मूला होगा AT इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में 2 की पावर n। यहाँ पे n होता है, ये ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये जो n दिया गया है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है। n होता है टोटल टाइम जो तुम्हें सवाल में दिया होगा, डिवाइड कर दोगे हाफ लाइफ से। n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता है, n होता है टोटल टाइम, सवाल में दिया होगा, डिवाइड कर दोगे t हाफ से। ये वाला फॉर्मूला, ये लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ये इस्तेमाल कहाँ होता है, सवाल देगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से सवाल बना के देगा। तुम्हें ये दे देगा, तुम्हें ये दे देगा और ये दे देगा और ये पूछेगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा और तुमसे ये पूछेगा, कहेगा किसी टी टाइम पे मुझे कंसंट्रेशन बताओ रिएक्टेंट की। जब उस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है, उसकी हाफ लाइफ इतनी है और टोटल टाइम ये है, माने मतलब इस ये है टी टाइम, ये है वो टी टाइम तुम्हारा, ठीक है। सवाल देखो बच्चों, अब इस पे सवाल एक सवाल करवाऊंगा, इस पे एक ही सवाल है, इस पे ज्यादा सवाल आते नहीं है, सिंपल सवाल होता है। सवाल दिया हुआ है द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव इज, टू 200 mg 200 मिलीग्राम, ठीक। The initial amount of radioactive element, radioactive is 200 mg and half life period is 6 hours. And half life period is 6 hours. Then तो बताओ, तो कैलकुलेट करो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव, remaining amount of radioactive after 24 hours। इनिशियल अमाउंट दे दिया है 200 mg, हाफ लाइफ दे दिया है बच्चों 6 आवर्स, और तुमसे पूछा है कि बताओ 24 घंटे के बाद कितना बचेगा। तो सिंपल फॉर्मूला इसमें लगता है AT इक्वल्स टू A नॉट अपॉन में 2 की पावर n, ये निकालना है। A नॉट दिया हुआ है 200 mg, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, 2 की पावर n। अब n कैसे निकलेगा, n होता है, देखो n ऑर्डर नहीं होता है, n होता है टोटल टाइम जो दिया हुआ है 24 अपॉन में हाफ लाइफ, हाफ लाइफ देखो दी गई है, हाफ लाइफ पीरियड 6 आवर्स,
तो 6 के टेबल में 4 पे आता है, n आ गया 4, ये आ जाएगा 2 की पावर 4, तो यानी 200। इसे सॉल्व भी कर लो, 2 जीरो है चला जाएगा, यहाँ 1 जीरो बचेगा, तो ये होगा 2 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन में 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये जाएगा 1/8 पे। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 1/80, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ये कितना आ जाएगा, 1/80 ग्राम, 1/80 ग्राम, ये ग्राम में है। ठीक है, बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ठीक है इतना ही है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट करवा दिया है। अब जो इसके सवाल हैं चैप्टर के लास्ट में करेंगे। और अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, इसके बाद nth ऑर्डर रिएक्शन की 2 इक्वेशन हमें देखनी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ी है। सवाल जीरो ऑर्डर से आता है या फर्स्ट ऑर्डर से आता है, लेकिन फिर भी हम nth ऑर्डर, मान लो किसी भी ऑर्डर का पूछे तुमसे, 0, 1, 2, 3, किसी भी ऑर्डर nth ऑर्डर का, हम 2 इक्वेशन देखेंगे। उसकी मदद से तुम किसी भी ऑर्डर में k और t हाफ का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो इसके बाद हम देखेंगे nth ऑर्डर। nth ऑर्डर का याद नहीं रखना है तुम्हें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डाटा याद रखना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डाटा तुम्हें याद रखना है बच्चों। nth ऑर्डर के याद नहीं रखना है, बस तुम्हें एक बार पढ़ाऊंगा, ठीक है। nth ऑर्डर में t हाफ का एक फॉर्मूला होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है कि t हाफ जो होता है ना, हाफ लाइफ, ये प्रोपोर्शनल होता है 1/e की पावर n-1। t हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/e की पावर n-1। इसके ऊपर सवाल पहले भी करवाया गया है, और ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा है ना, ये तुम्हें पहले भी लिख के दिखाया था मैंने, ये वाली चीज पहले भी तुम्हें बताई थी, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी बताया था। तो इसके बाद nth ऑर्डर पढ़ेंगे, और इसके बाद ये वाला पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट होगा। देन स्टार्ट होगा तुम्हारा कॉलिजन थ्योरी। छोटा सा टॉपिक है कॉलिजन थ्योरी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, ये सब उसमें देखेंगे। इसके बाद चैप्टर का लास्ट, तो अब मान के चलो कितने टॉपिक बचे हैं, 2 टॉपिक और बचे हैं चैप्टर के अंदर, और ये एक टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, बाय।